नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेमेटोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि आप सभी के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों टॉपिक है आपका हीमोपोएसिस का। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर एमसीक्यूज सीरीज की एक हमने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक की वीडियो मिल जाएंगे। सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन वहां पर कलेक्ट किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड हीमोपोएसिस का फर्स्ट वीडियो आपको हमारे वीडियो के आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हीमोपोएसिस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए नॉर्मल आरबीसी हैज ए डायमीटर ऑफ अबाउट एंड थिकनेस। दोस्तों यहाँ पर एक नॉर्मल आरबीसी का डायमीटर एंड उसकी थिकनेस को पूछा गया है। ऑप्शन है आपके 7.2 माइक्रोमीटर एंड 2 माइक्रोमीटर। फर्स्ट आपका डायमीटर रहेगा एंड सेकंड ऑप्शन आपका थिकनेस का है। बी ऑप्शन है 2.2 माइक्रोमीटर एंड 7.2 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 72 माइक्रोमीटर एंड 20 माइक्रोमीटर। डी आपका 7.2 mm एंड 2 mm। दोस्तों नॉर्मल आरबीसी का जो डायमीटर है वो है आपका 7.2 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस है आपका 2 माइक्रोमीटर। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बल चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्हाट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल्स टू रेटिकुलोसाइट। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट टाइम रिक्वायर्ड, हमें कितने टाइम की आवश्यकता होती है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल से लेके रेटिकुलोसाइट तक। तो स्टेम सेल से रेटिकुलोसाइट तक बनने में कितना समय लगता है, 5 डेज, 7 डेज, 9 डेज या फिर 120 दिन। दोस्तों व्हाट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल्स टू रेटिकुलोसाइट इज द राइट आंसर 7 डेज। ठीक है दोस्तों, 7 दिन का समय लगता है प्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल्स टू रेटिकुलोसाइट। आगे बढ़ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाउ द एनर्जी इज जनरेटेड बाय रेड ब्लड सेल्स। पूछा गया है रेड ब्लड आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, बाय ईएम पाथवे के द्वारा या फिर बाय एचएमपी पाथवे के द्वारा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर पूछा क्या है, हाउ द एनर्जी जनरेटेड बाय रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी के द्वारा किस तरह से आपकी जो एनर्जी है वो जनरेट होती है, वो होती है ईएमपी पाथवे, एमिडेन मायोफ्योर पाथवे एंड एचएमपी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है, ईएमपी पाथवे एंड एचएमपी पाथवे दो पाथवे हैं, इसके द्वारा आपकी एनर्जी आरबीसी की जनरेट होती है। तो ऑप्शन है सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड विथ इरिथ्रोपोएसिस। यहाँ पर पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड विथ इरिथ्रोपोएसिस। ऑप्शन है आपके बी एफ ए, इथ्रोपोइटिन, विटामिन बी 12, ऑल ऑफ द एबव। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित होता है किससे, इथ्रोपोएसिस से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड विथ इथ्रोपोएसिस। तो कौन सा फैक्टर है, बी एफ ए बस्ट फॉर्मिंग एक्टिविटी, जो कि आपके इथ्रोपोएसिस के साथ में इफेक्ट रहता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, ये बी एफ ए फैक्टर आपके इथ्रोपोएसिस से प्रभावित होता है, बी एफ ए। आगे बढ़ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन वीवो इज अबाउट। यहाँ पर आरबीसी का लाइफ स्पान डेज पूछा गया कितना होता है, आप सभी को पता होगा 120 दिन। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ चलते हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड इन सेल मेचुरेशन आर फॉर्म्ड। पूछा गया है सेल मेचुरेशन के दौरान विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी क्या कहलाती है, माइलोब्लास्ट कहलाती है, मेगालोब्लास्ट कहलाती है, प्रोथ्रोब्लास्ट कहलाती है या फिर दोनों कहलाती है।
दोस्तों डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की जब कमी होती है सेल मैचुरेशन में तो उसे हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक, ठीक है, मेगालोब्लास्ट, ठीक है, ये माइलोब्लास्ट नहीं, ना ही प्रोथ्रोब्लास्ट, ठीक है, बोलते हैं मेगालोब्लास्ट। ये आपके हीमोपोइसिस की स्टेप हैं और ये आपका डेफिशिएंसी डिसीज है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जैसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच मिलियन आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे इन सर्कुलेशन। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच मिलियन आरबीसी, कितनी मिलियन आरबीसी आर प्रोड्यूस होती है एवरी डे इन सर्कुलेशन में, 210,000, 9,000, 4,500 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए 210,000 आरबीसी आपकी एवरी डे सर्कुलेशन में प्रोड्यूस होती हैं। आगे बढ़ते हैं, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कंपोज्ड। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, आपका प्रोटीन, लिपिड, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन या फिर डीएनए। तो आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन दोस्तों वो बनाता लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन है, अबाउट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ रेड सेल इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। पूछा गया है हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कितना परसेंट भाग ड्राई वेट होता है या फिर शुष्क होता है। ऑप्शन है 100%, 95%, 0.85%, 5 to 9%। दोस्तों 95 से लेके 98% तक आपका जो ड्राई वेट होता है आरबीसी का वो होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, कितना परसेंट, 95 से लेके 98% तक ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 95%, तो इसका सही आंसर है 95% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ रेड सेल इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू एक्सो ऑस्मोसिस आरबीसी ट्वेल होगी, श्रिंक होगी, नो चेंजेस या फिर दोनों होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और इन्हीं तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज भी होते हैं। पूछा गया ड्यू टू एक्सो ऑस्मोसिस, ऑक्सो ऑस्मोसिस के दौरान जब आरबीसी स्वेल होगी कि श्रिंक होगी या फिर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो दोस्तों दो तरह के ओस्मोसिस होते हैं, एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। एंडो ऑस्मोसिस में आपकी जो आरबीसी है वो स्वेल होने लगती है एंड एक्सो में दोस्तों आपकी आरबीसी हैं जो सेल्स रहती हैं वो श्रिंक होने लगती हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसका जो सही आंसर है ड्यू टू एक्सो ऑस्मोसिस आरबीसी आर श्रिंक, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड बाय आरबीसी पर हावर। आरबीसी के द्वारा पर घंटे कितने एनर्जी की आवश्यकता होती है, 50 जूल, 150, 100 या फिर 10। तो आरबीसी के द्वारा जो हर घंटे एनर्जी की आवश्यकता होती है वो लगभग 100 जूल होती है, ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन, आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉयड होती हैं, मैक्रोफेजेस, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम। आप सभी को पता होगा कि आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। इस सिस्टम में आपका स्प्लीन ऑर्गन भी मौजूद रहता है, स्प्लीन लीवर, ठीक। तो इसका सही आंसर है आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम या फिर स्प्लीन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजिकली लिम्फोसाइट्स आर, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मॉर्फोलॉजिकली लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 1 या फिर 2, ठीक। 2 में भी आप देखेंगे कि 2 लार्ज एंड स्मॉल, 3 है तो लार्ज, मिडल एंड स्मॉल, 1 लिम्फोसाइट, 2 है तो टी सेल एंड बी सेल।
दोस्तों जो आपके मॉर्फोलॉजिकली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है, ये दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ग्रेनुलोसाइट्स आर, मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता होगा, टाइप्स के होते हैं, ठीक है, न्यूट्रो, स्नो, वेसो। आगे बढ़ते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोब्स इन ए नॉर्मल न्यूट्रोफिल इज, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है ए मैक्सिमम नंबर ऑफ लोब्स इन ए नॉर्मल न्यूट्रोफिल में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ लोब्स, लोब्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 5 होती है, 8 होती है या फिर 2 होती है। एक नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो लोब्स की संख्या रहती है वो 2 से 5 होती है, 5 तक मैक्सिमम लोब्स होते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर है 5 लोब्स। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्नोफिल इज, स्नोफिल कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, ट्राइलोब्ड होता है, ओनली सिंगल होता है या फिर 6 लोब होता है। तो दोस्तों स्नोफिल में आपका 2 लोब होते हैं, ठीक है, स्नोफिल इज बाइलोब्ड, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, न्यूट्रोफिल हैव ग्रैनुअल्स वेयर एज बेसोफिल हैव ग्रैनुअल्स। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, न्यूट्रोफिल आपके वेरी कोर्स एंड वेरी फाइन एंड कोर्स, ऑप्शन है कोर्स एंड वेरी फाइन एंड वेरी कोर्स। दोस्तों न्यूट्रोफिल्स आपके जो होते हैं वो होते हैं वेरी फाइन ग्रैनुअल्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हैव वेरी फाइन ग्रैनुअल्स, जबकि बेसोफिल हैव वेरी कोर्स ग्रैनुअल्स, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, द साइज ऑफ ऑल ग्रेनुलोसाइट इज बिटवीन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है जितने भी आपके ग्रेनुलोसाइट होते हैं न्यूट्रो, स्नो, बेसो, उनका साइज कितना होता है, किसके बीच में होता है, 2 से 7 माइक्रोमीटर, 10 से 14 माइक्रोमीटर, 14 से 18 या फिर ग्रेटर देन 18 माइक्रोमीटर। दोस्तों जो ग्रेनुलोसाइट के जो साइज होता है वो होता है 10 से 14 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स आर 7 से 10 माइक्रोमीटर इन साइज, ठीक है, जबकि मोनोसाइट का साइज कितना होता है, बोला गया लिम्फोसाइट का साइज होता है 7 से 10 माइक्रोमीटर एंड मोनोसाइट का साइज कितना है, पूछा गया है 14 से 18, 3 से 7, लेस देन 3 या फिर 7 से 14। दोस्तों जो मोनोसाइट का जो साइज होता है वो होता है 14 से 18 माइक्रोमीटर एंड ये साइज में बड़ी है तो सबसे बड़ी सेल्स आपकी मोनोसाइट कहलाती है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सबसे बड़ी साइज की सेल कौन सी है, तो ऑप्शन था मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग WBC फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस सेल्स, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा WBC का सेल्स है जो बैक्टीरिया एंड वायरस सेल्स के अगेंस्ट फाइट करता है। ऑप्शन है आपके न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट एंड टी लिम्फोसाइट। दोस्तों इसका सही आंसर है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आपके बैक्टीरिया एंड वायरस सेल्स के अगेंस्ट फाइट करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछा क्या, प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एंड दीज प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस, पूछा गया है प्लाज्मा सेल्स किससे प्राप्त होता है, किससे बनता है एंड और भी प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ठीक है, दो क्वेश्चन है यहाँ पर। प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट, ठीक है, कौन से सेल से, बी लिम्फोसाइट से, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट एंड these plasma cells produce immunoglobulins, option number B is the right answer।
आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू, पूछा गया बी लिम्फोसाइट्स किस में कन्वर्ट होता है, बताया था प्लाज्मा सेल्स में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हो सकता है क्वेश्चन इस बार पूछा जाए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। बी लिम्फोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ स्नोफिल्स, यहाँ पर स्नोफिल्स का फंक्शन पूछा गया कौन सा है। इंगेस्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, डिजोल्व द क्लॉट्स, डिस्ट्रॉय द लार्वा, पैरासाइट, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, जो आपका स्नोफिल का जो फंक्शन है वो है डिस्ट्रॉय द लार्वा और पैरासाइट। ठीक है, जितने आपके पैरासाइट की जो लार्वा है उनको ख़त्म करता है, एंड एलर्जिक रिएक्शन में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? स्नोफिल्स। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस पावरफुल वेसोडाइलेटर। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है पावरफुल वेसोडाइलेटर, सबसे ज़्यादा वेसोडाइलेटर कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है। तो वेसोडाइलेटर मतलब क्या होता है? वेसोडाइलेटर होता है दोस्तों, वह हिंदी में बोलते हैं इसको वाय का विस्फारक। मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती हैं, एंड मतलब कहें तो वो थोड़ा सा पतली सिकुड़ जाती हैं, तो उनके ब्लड वेसल्स हैं उनके खोलने के लिए हमें वेसोडाइलेटर की आवश्यकता होती है। और जो सबसे अच्छा वेसोडाइलेटर है वो है दोस्तों आपका हिस्टामिन। ठीक है, सबसे पावरफुल जो वेसोडाइलेटर है वो है आपका हिस्टामिन, और आपका हिस्टामिन बेसोफिल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल के द्वारा हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, एंड हिस्टामिन आपका सबसे अच्छा एंड पावरफुल वेसोडाइलेटर है। ठीक, और जो आपकी वेंस होती हैं उनको खोलने के लिए, जिससे हार्ट अटैक वगैरह चांस ना बढ़े, एंड जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज हैं जो नैरो हो जाती हैं, उनका जो इंटीरियर जो उसकी वॉल होती है वो सिकुड़ जाती है, तो उनको खोलने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए वेसोडाइलेटर की आवश्यकता होती है। तो वह कहाँ से प्रोड्यूस होता है दोस्तों? आपका बेसोफिल से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल। यही क्वेश्चन अभी आप पिछले देख रहे थे कि पूछा गया है बेसोफिल के द्वारा कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है, हिस्टामिन, हेपेरिन, दोनों, या फिर हीमोग्लोबिन। तो अभी हमने बताया था कि हिस्टामिन एंड हेपेरिन भी बेसोफिल के द्वारा दोनों प्रोड्यूस होते हैं, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। 26, मोस्टली प्लेटलेट्स आर डिस्ट्रॉयड इन, पूछा गया है वो सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स कहाँ डिस्ट्रॉयड होते हैं आपके बोन मेरो में, एट द साइट ऑफ हेमोरेज एंड स्प्लीन बाय द मैक्रोफेजेस, या फिर बोथ बी एंड सी। दोस्तों, जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉयड होते हैं एट द साइट ऑफ हेमोरेज, जहाँ पर आपका हेमोरेज हुआ है उस जगह पर प्लेटलेट डिस्ट्रॉयड होते हैं, एंड स्पिलीन में आपके डिस्टर्ड होते हैं बाय द मैक्रोफेजेस के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी, बी एंड सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन बॉडी। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? असिस्ट इन हीमोस्टेसिस, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, बोथ ए एंड बी, या फिर हेल्प टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। आप सभी को पता होगा जो प्लेटलेट का मेन फंक्शन है असिस्ट इन हीमोस्टेसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस बी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, पूछा क्या बी सेल्स आपकी कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? बोन मेरो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड आपके ह्यूमन में जो आपका बोन मेरो रहता है वहाँ से आपकी बी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक, आगे बढ़ चलते हैं।
29 नंबर का क्वेश्चन है, नेचुरल किलर सेल्स आर डेवलप्ड इन। जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो कहाँ से डेवलप होती हैं आपकी, थाइमस से, बोन मैरो से, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से, या फिर बोथ, ए एंड बी। दोस्तों जो आपकी नेचुरल किलर सेल्स है वो आपकी थाइमस एंड बोन मैरो दोनों जगह से प्रोड्यूस होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, थाइमस से भी आपकी एन की नेचुरल किलर सेल्स रिलीज होती हैं, डेवलप होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, इथ्रोपोएटिन इज इन नेचर। पूछा गया इथ्रोपोएटिन आपका जो हार्मोन है वो किस नेचर का है, वो क्या है, लाइपोप्रोटीन नेचर का है, ग्लाइकोप्रोटीन है, या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों जो आपका इथ्रोपोएटिन है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इथ्रोपोएटिन इज ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किडनी प्रोड्यूस्ड ऑफ इथ्रोपोएटिन जबकि लीवर फॉर्म्ड। यहाँ पर पूछा गया है किडनी प्रोड्यूस्ड 10% ऑफ इथ्रोपोएटिन जबकि लीवर फॉर्म 90% फॉर्म्ड। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि इथ्रोपोएटिन किडनी के द्वारा कितना प्रोड्यूस होता है एंड लीवर के द्वारा कितना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है 10%, 90%, 90%, 10%, 60, 40, 50 एंड 50%। दोस्तों किडनी के द्वारा सबसे ज़्यादा इथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस होता है लगभग 90%। ठीक है, जबकि लीवर के द्वारा कितना होता है 10%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, तो ये सभी आपके हेमेटोलॉजी के हीमोपोएसिस से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ये सभी हमने कलेक्ट किए हैं। तो हीमोपोएसिस आपका 2 वीडियो में कवर हो गया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के लिए हीमोग्लोबिन टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आगे कोई भी वीडियो अपडेट हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।